हेलो स्टूडेंट्स। इससे लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। 4 तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी जो पढ़ी थी आपने एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी जो रिएक्शन है वो आपने पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। और चौथी रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अब जैसा कि हमने देखा कि जो भी अभिक्रिया हो रही है उसमें कोई भी अभिक्रिया ए रिएक्टेंट डायरेक्टली बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। इस ए से बी बनने के दौरान ये जो आपका पाथ है, जिस पाथ के थ्रू ये अभिक्रिया हो रही है, उस पाथ में बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि जैसे ए अभिक्रिया, ए जो रिएक्टेंट है ये बी बनाएगा, उसके बीच में कोई सी इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनाएगा जो बी में कन्वर्ट होगा। बीच में कोई इंटरमीडिएट सी बन रहा है। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये अलग अलग तरह की स्पीसीज हो सकती है और ये कहलाती है रिएक्टिव इंटरमीडिएट या आपका क्रियाशील मध्यवर्ती। तो क्रियाशील मध्यवर्ती जो है कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बोधनायन, कार्बो एनायन बन सकता है, कार्बोनियम आयन या कार्बो एनायन। उसके अलावा कोई नाइट्रीन बन सकता है, कार्बीन बन सकता है। इस तरीके के अलग अलग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मुक्त मूलक या कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, मुक्त मूलक से तात्पर्य ऐसा कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका फ्री रेडिकल। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित होगा। जैसे कोई भी क्लोरीन का जो अणु है वो जब 242 किलो जूल ऊर्जा जब उसको दी जाएगी तो वो विखंडित हो जाएगा 2 क्लोरीन के परमाणुओं में। Cl2 जो है Cl रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो Cl रेडिकल है ये क्या है? एक फ्री रेडिकल। अब जब कोई अभिक्रिया क्लोरीनेशन जब होता है तो जिस तरीके से क्लोरीनेशन है मीथेन का, मीथेन की क्लोरीनेशन में सबसे पहले क्लोरीन जो है ये आपके 2 क्लोरीन रेडिकल्स में कन्वर्ट होगा। और 2 क्लोरीन रेडिकल्स ये क्या है? मध्यवर्ती के रूप में काम कर रहे हैं ये। और जो क्लोरीन रेडिकल है ये मीथेन के साथ अभिक्रिया करेगा और ये क्या बनाएगा? HCl बना लेगा और CH3 रेडिकल, मैथिल रेडिकल बना लेगा। अब मैथिल रेडिकल जो बनाएगा ये क्या होगा? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होंगे? वे स्पीसीज जिनमें कार्बन परमाणु अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके पास जैसा कि मैंने आप पहले बताया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर उपस्थित होंगे। और सह संयोजक बंध जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, उसका जो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जब होगा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन मतलब, हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि जब ये क्लोरीन, मैंने हेट्रोलाइटिक फिजन जब होगा जब क्या बनाएगा? Cl प्लस और Cl माइनस। और जब क्या होगा आपका? विषमांश विखंडन से। और समांश विखंडन का मतलब है Cl Cl, जिसे हम हाफ हेडेड एरो इससे प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा इस क्लोरीन के पास, इस बॉन्ड का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास। तो इस तरीके से समांश विखंडन से हमें क्या मिल जाएगा? मुक्त मूलक मिल जाएंगे। और इस तरीके के क्या कहलाते हैं? कार्बन मुक्त मूलक। अब कार्बन मुक्त मूलक जो है आपका प्राइमरी हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है, तृतीयक हो सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। ये कैसे डिसाइड होगा? अब देखिए,
एक जो कोई भी कार्बन जो है, एक तो मुक्त मूलक है, तो ये 3 बंध बनाएगा। अगर इन 3 बंध में से एक बंध जो है कार्बन के साथ बना है और 2 हाइड्रोजन के साथ बने हैं, तो क्या हो जाएगा वो प्राइमरी। अगर 2 जो हैं वो कार्बन के साथ बने हैं और एक हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो ये जो मुक्त मूलक है ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी या द्वितीयक। अगर ये तीनों जो बंध हैं वो कार्बन के साथ बने हुए हैं और हाइड्रोजन से कोई भी बंध ये कार्बन नहीं बना रहा है, कौन सा, ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन हाइड्रोजन से बना सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला कार्बन, 3 जो बंध बन रहे हैं वो तीनों के तीनों अगर कार्बन से बने हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तृतीयक। जब हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी जो है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपके तृतीयक में, उसके बाद द्वितीयक में और फिर प्राथमिक में, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो क्या होगा, मैथिल समूह। अब इसमें जो ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर जितने ज़्यादा ग्रुप्स लगे होंगे हाइड्रोजन के अलावा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशंस, जैसे जैसे ये जो रेडिकल है वो जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जैसे डिलोकलाइजेशन, जैसे बेंजीन है, इसमें तो बेंजीन है और ये जो एलिल मुक्त मूलक है, ये सारे क्या हैं, ये मोर स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें डिलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है, बेंजाइल मुक्त मूलक जो है C6H5CH2 रेडिकल, ये जो है एलिल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि C6H5CH2 जो है, इसमें जो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, वो एलिल मुक्त मूलक के कंपैरिजन में या उसकी तुलना में ज़्यादा होगा। एल्किल मुक्त मूलक जो है उसकी संरचना जो है आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये क्या है, ये एल्किल मुक्त मूलक। इसकी स्टेबिलिटी, मुक्त मूलकों का स्थायित्व जो है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये जो है इसकी स्थायित्व को बढ़ाते हैं। बेंजाइल मुक्त मूलक जो है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये रहे, एलिलिक मुक्त मूलक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये रहे। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो एलाइलिक जो रेडिकल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डिलोकलाइज हो रहा है। एक अगर ओवरऑल जो स्थायित्व का क्रम देखा जाए मुक्त मूलकों का, तो वो आपको ये मिलेगा, ये CH3 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने कार्बन फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं मध्यवर्ती, उनके बारे में हमने बात की। अगला जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें हम कार्बोनियम आयन या कार्ब कैटाइन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।